सभी को नमस्कार। आईएमए परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बात कर रहे हैं राजकोषीय नीति बजट की। उसी के आगे आपकी आज की जो क्लास रहने वाली है, कुछ और टाइप्स हम देखने वाले हैं घाटों के। उसी से रिलेट आज हम कुछ बात करेंगे समितियों की भी। कुछ समितियां बनाई, इन्हीं के अंदर उन समितियों की क्या सिफारिशें थी, किस प्रकार से हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा आज का एफआरबीएम एक्ट रहेगा। एक एक्ट आता है 2003 के अंदर, फिर उसको अपडेट किया जाता है आपके 2012 में, और फिर आती है उसी के ऊपर एक समिति एनके सिंह समिति, जो आपकी क्लास के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पूरे इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एफआरबीएम रहेगा। एफआरबीएम राजस्थान की इकोनॉमी भी पढ़ेंगे और आज भी हम लोग कर चलेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने। सबसे पहले दिया आप लोगों को प्राइमरी डेफिशिएट यानी कि प्राथमिक घाटा। भाई प्राथमिक घाटा पूछा गया कि प्राथमिक घाटे की प्राइमरी डेफिशिएट की गणना किस प्रकार की जाती है। देखो, मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिन एक चार्ट बनवाया था। हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण हम लोगों ने किया था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा था, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वार्षिक वित्तीय विवरण था, जिसमें हमने देखा कि एक तरफ सरकार की प्राप्तियां हैं, एक तरफ सरकार की प्राप्तियां हैं और एक तरफ सरकार के क्या थे, खर्च थे। एक तरफ व्यय है तो एक तरफ हमारे क्या है, रिसिप्ट है। एक तरफ रिसिप्ट है और एक तरफ आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। यहां पे हम लोगों ने देखा एक तरफ थी हमारी राजस्व आय, राजस्व की प्राप्तियां, और एक तरफ थी हमारी पूंजीगत कैपिटल। फिर इसी राजस्व के अंदर दो तरीके की बात आई, एक आई हमारी कर राजस्व की और एक आई हमारी गैर कर राजस्व। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने देखा कि दो तरीके की इनकम है, एक तरफ है हमारी ऋणों से और एक तरफ हमारी है गैर ऋणों से, गैर ऋणों से। ठीक है, ये चार तरह की इनकम आती है और दो तरह के हमारे खर्च आते हैं, राजस्व व्यय और एक तरफ आ जाता है हमारा पूंजीगत व्यय, कैपिटल। बार बार वाली इनकम आए या बार बार वाले खर्च की बात आए तो राजस्व है, पूंजीगत है कभी कभी, या एक बार वाली या विकासात्मक व्यय, ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारी प्रॉपर्टी बन रही है। ठीक है, तो ऐसी इनकम या ऐसे खर्च जिससे हमारे किसी भी लाइबिलिटी नहीं बनती है या हमारी इनकम जनरेट या हमारी एसेट्स नहीं बनते, तो वो हमारे राजस्व थे, रेवेन्यू थे। अब देखो, हमारे पास है इनकम चार तरीके की। जब हम देखें कि एक तो हमारे पास में है कर राजस्व, मान लीजिए कि 2000 रुपये हमें मिल गए कर से, 2000 रुपये, 1000 रुपये मिल गया गैर करों से। इसी तरह से ऋणों से आया 1000 रुपये और गैर ऋणों से मिले हमें 2000 रुपये। ठीक है, ये हमारी टोटल इनकम हो गई। तो कुल रिसिप्ट हमारी कितनी हो गई, 6000 रुपये की हमारी इनकम है। ठीक है, फिर देखिए राजस्व के जो खर्च है वो है हमारे 4000 रुपये के, 4000 रुपये का राजस्व का खर्च है, और पूंजीगत का जो खर्च है वो है हमारा 5000 रुपये। तो टोटल व्यय कितना हो गया हमारा, 9000 रुपये हो गया। ठीक है, टोटल व्यय कितना है, 9000 रुपये। तो देखो यहां पे हम लोगों को समझना है बजट घाटा। बजट घाटा कैसे आएगा, बजट घाटा हमारा आएगा जब हमारी कुल व्यय माइनस कुल आय, कुल आय यानी कि 9000 माइनस 6000 बराबर 3000 रुपए का हमारा क्या हो गया, घाटा हो गया, कुल बजट ये घाटा। फिर हमारे पास टर्म आई हमारी राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। अब राजस्व घाटे में क्या होगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, यानी कि हम लोग पूंजीगत को नहीं करेंगे भाई। 2000 रुपए राजस्व की, कर राजस्व की इनकम और गैर कर राजस्व की कितनी है, यानी कि टोटल इनकम कितनी थी यहाँ पे 3000 रुपए। हमारे राजस्व के व्यय कितना है टोटल, 4000 रुपए। तो देखो क्या है, 4000 माइनस 3000 रुपए बराबर 1000 रुपए का घाटा आ गया हमारा यहाँ पे, यह राजस्व घाटा आ गया। इसी के अंदर हम लोग बात करें कि हमारे पास में एक था तीसरा जो घाटा था, वो क्या था, तीसरा था हमारा प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो हमने कल की क्लास में किया था। प्रभावी राजस्व घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, आप लोग सभी इसके अंदर आंसर करेंगे क्या था इसका फॉर्मूला और किस प्रकार से इसको पूरा किया गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आज सभी के कमेंट्स मेरे पास आते हैं तो उन सभी का हार्दिक मैं अभिवादन करूंगा। जो भी मेरी क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। किसी भी तरह का जो डाउट आए तो आप लोग टेलीग्राम कर सकते हैं हम लोगों को, आईएमए श्री गंगानगर। ठीक है, आईएमए श्री गंगानगर पर।
फिर देखिए प्रभावी राजस्व घाटा, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो जो राजस्व घाटा हुआ है हमारा, रेवेन्यू डेफिशिएट जो है, उस राजस्व घाटे में से हम क्या करेंगे? राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान, राज्य सरकारों को पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण हेतु दिया गया अनुदान, ये हमारा क्या हो गया? प्रभावी राजस्व घाटा हो गया। ठीक है, जो भी राजस्व घाटा, यानी कि इस 1000 रुपए में से किसी केंद्र सरकार ने किसी राज्य को मान लीजिए कि 200 रुपए दिए थे, तो वो माइनस हो जाएंगे, वो क्या आ जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा आएगा। इसी तरह से एक आएगा राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा हमारा क्या है? क्योंकि जब तक हमारे पास राजकोषीय घाटा नहीं होगा तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रभावी राजस्व घाटा नहीं निकाल सकते। अब देखो, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल आय, ये तो बजट घाटे का ही फॉर्मूला हो गया। यहां पे केवल हम क्या करेंगे? ऋणों के अतिरिक्त ऋण को नहीं जोड़ेंगे भाई हम ऋण को नहीं जोड़ने वाले, ऋणों को इसके अंदर नहीं जोड़ा जाएगा, केवल बिना ऋण के ही हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको जोड़ने वाले। देखो क्या करेंगे अब इसमें कि हमारी इनकम कौन कौन सी जुड़ेगी? हमारी इनकम ये जुड़ेगी कर राजस्व, ठीक है, गैर कर राजस्व जुड़ेगी, और गैर ऋणों को हम जोड़ देंगे। हम लोग ऋणों वाली इनकम जो है वो राजकोषीय घाटे में हम नहीं जोड़ेंगे। तो देखो 2000, एक 3 और 2 5, कुल व्यय कितना है हमारा? 9000 रुपए का। तो देखो क्या है, 5000 रुपए की हमारे 9000 रुपए के व्यय हैं, 9000 माइनस आपकी जो कुल आय है वो कितनी हो गई? कुल आय ऋणों के अतिरिक्त 2 और 2 5, 2 2 1 5, तो 5000 रुपए बराबर 4000 रुपए का हम लोगों को क्या हो गया? राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डेफिशिएट होता है। फिर इसी के बाद में हम लोग क्या निकालते हैं? हमारा प्राइमरी डेफिशिएट, प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डेफिशिएट या प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। सरकार ने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट दिया है, जो इंटरेस्ट भर दिया है सरकार ने पहले वाले घाटे का, यानी कि इस 4000 रुपए में से मान लीजिए कि सरकार ने 1000 रुपए क्या किया? ब्याज का भुगतान कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा प्राइमरी डेफिशिएट यानी कि प्राथमिक घाटा आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, सरकार के द्वारा जो भी आपके क्या किया जाएगा? घाटा पूरा आपके जो किया जाएगा। फिर था हमारे पास में मॉनेटरी डेफिशिएट, मोनेटाइज। उसको हमने देखा कि जो भी सरकार का घाटा है और सरकार क्या करती है? आरबीआई से जो धन उधार लेती है उस घाटे को पूरा करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? मौद्रीकृत घाटा कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टर्म्स। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आई थिंक मेरे हिसाब से सारे घाटे आप लोगों के इसी चार्ट से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है आप लोगों को कि प्राइमरी डेफिशिएट इज कैलकुलेटेड एज कि राजस्व घाटा माइनस राज्यों को अनुदान। ये तो किसका हो गया? ये तो प्रभावी राजस्व घाटा है भाई। ये तो किसकी डेफिनेशन है? ये प्रभावी राजस्व घाटा है। ठीक है, फिर देखिए फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान, ये आपका आंसर हो गया प्राथमिक। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो बाजार से उधार, फिस्कल डेफिशिएट, ये तो अलग ही आगे टर्म्स हमारे पास में। सेकंड जो है वो आपका आंसर बन जाएगा कि जब हम लोग जो राजकोषीय घाटा होता है, जब उस राजकोषीय घाटे में से हम राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो भी ब्याज भुगतान किया है उसको जब हम बाहर कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है? प्राथमिक घाटा आपके सामने आता है। ठीक है, तो इसी तरह के कई क्वेश्चंस हमारे फॉर्मूलास के थ्रू पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है आकस्मिक निधि। आपके देखिए, आपकी एक आकस्मिक निधि होती है जो आर्टिकल 267 में है, जो लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं, राष्ट्रपति या राज्यपाल के नियंत्रण में है। तो बिल्कुल सही बात है, आकस्मिक निधि का कंट्रोल कौन करता है? तो राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं। आकस्मिक निधि में शुरुआती राशि आमतौर पर 500 करोड़ होती है। तो देखो ये चीज ध्यान रखना, आकस्मिक निधि की शुरुआत जब हुई, आकस्मिक निधि की जब शुरुआत होती है, शुरुआत में इसमें 5 करोड़ रुपए थे। शुरुआत में 5 करोड़ रुपए थे, 5 करोड़ रुपए थे।
बाद में इसमें 500 करोड़ रुपए किए गए, इसमें 500 करोड़ रुपए किए गए, परंतु वित्त अधिनियम 2021 के माध्यम से इस निधि की राशि 3,000 करोड़ रुपए कर दी गई। तो मतलब अभी इसमें कितने हैं, शुरुआत में कितने रुपए रखे जाएंगे, 3,000 करोड़। शुरुआत में कितने रखे जाते थे, तो 5,000 करोड़। तो इन दोनों को देखना है, पहला कथन आपका सही है, सेकंड कथन आपका गलत हो जाता है। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखो ये तो हो गया केंद्र के लिए, ये हो गया हमारा केंद्र का आर्टिकल। केंद्र के लिए कौन सा आर्टिकल लगेगा, 267(1). राज्य सरकारों के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है, तो 267(2). 267(2). और राज्यों के लिए कोई भी इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो नहीं रखी गई। हाँ, कंट्रोल कौन करेगा, तो राज्यों के अंदर राज्यपाल करेगा, और केंद्र में आपके कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसका हाथ में इसकी चाबी किसके पास होगी, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास में। अब देखिए उसके बाद में है आपकी कमेटीज, जिनको आपको मैच करना है। सबसे पहले एक वर्ड कमेटी 1921-22 में बनाई गई, रिपोर्ट 1924 में बताई हुई है, 10 सितंबर आपके 1924 में बताई थी मैंने पहले दिन की क्लास में। विलियम एकवर्थ थे जिन्होंने 1924 में रिपोर्ट दी और कहा कि रेलवे जो है वो एक उद्यम के रूप में काम करता है, इसलिए रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेल बजट को अलग किया था। तो आपका आंसर देखिए, रेल बजट का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ रेल बजट। ठीक है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। सेकंड है आपके सुखमोय चक्रवर्ती। सुखमोय चक्रवर्ती आते हैं 1985 के अंदर, और ये आपके क्या सिफारिश करते हैं, ये सिफारिश करते हैं कि राजकोषीय घाटा जो है वो हमारा जीडीपी के लिए फिस्कल डेफिसिट को एक मेन इंडिकेटर, मुख्य सूचक बनाया जाए बजट का। तो ये हमने किया था 1985 के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आएगा। सेकंड है एनके सिंह कमेटी। देखो एनके सिंह कमेटी कब आई, तो ये देख लेना। अभी हम लोग कुछ बातें करेंगे एफआरबीएम एक्ट पे। एफआरबीएम एक्ट आता है हमारा सबसे पहले 2003 में। 2003 में एफआरबीएम एक्ट आया, फिर उसके बाद में एफआरबीएम एक्ट 2.0 ये आता है 2012 में। फिर इसी के बाद में हमारा एक बनती है एनके सिंह समिति। एनके सिंह समिति या कमेटी जो बनेगी 2015 में। तो ये तीनों ही आपके बनाई गई। तो इन्होंने ये कहा कि जो भी हमारा जब भी ऋण लेते हो तो ऋण जीडीपी का अनुपात होना चाहिए, ऋण जीडीपी अनुपात। और भी बातें की हैं, आगे चलकर डिटेल बताऊंगा इनकी। ऋण जीडीपी अनुपात के बारे में बताया, तो मैच कीजिए इसके बारे में। ऋण जीडीपी अनुपात कौन बताएगा, तो 2 नंबर पे आपके एनके सिंह कमेटी। फिर है विवेक देबोराय समिति। ये हम लोग पढ़ कर आए थे कि एनडीए की सरकार में आपके रेल बजट को आम बजट में वापस से मिला दिया गया। किसके कहने पे, विवेक देबोराय समिति के कहने पे। तो रेल बजट का विलय हो गया। तो ऑप्शन बन गया अपना 3, 1, 2 और 4। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। 3, 1, 2 और 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आपके अलग अलग कमेटीज थी, एनके सिंह कमेटी है, एफआरबीएम पे काम करेगी। उसके बाद में जो विवेक देबोराय है वो रेल बजट को मिला देंगे, एक वर्ष रेल बजट को अलग करेंगे। और उसके बाद में एक आपके सुखमय चक्रवर्ती समिति, जो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, बैंकिंग में भी पढ़ेंगे। चक्रवर्ती समिति बैंकिंग में भी पढ़ी जाएगी इसी टाइम के ऊपर। तो इनका काफी बड़ा रोल रहा है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के लिए गैर कर राजस्व प्राप्ति है। देखो पहले चार्ट पे चलता हूं, वापस से हम चलते हैं इसी चार्ट की तरफ। इसमें पूछा गया है कि गैर कर राजस्व वाली प्राप्तियां कौन कौन सी हैं, ये वाली प्राप्ति कौन सी है। देखो राजस्व मैंने आपको बताया बार बार वाली प्राप्ति, उसके बाद में कर राजस्व जो करों से प्राप्त होती है। ऐसी इनकम जो बार बार हो पर टैक्स ना हो, ऐसी इनकम जो सरकार की बार बार की हो परंतु टैक्स ना हो, वो कौन सी होगी, गैर कर राजस्व। तो क्वेश्चन भी इसी के ऊपर पूछ लिया अब हम लोगों से, इनमें से कौन सा आपके गैर कर आपके देखो कौन है, निगम कर। निगम कर तो टैक्स है, ये तो कर राजस्व हो गया, ये तो कर राजस्व है, बार बार वाले कर है। फिर है सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, ये भी कर राजस्व है, बार बार आएगा, ऐसे थोड़ा है कि एक बार आ गया।
तीसरा है प्रॉफिट्स फ्रॉम आरबीआई एंड पीएसयू, आरबीआई और पीएसयू से लाभ। और लास्ट है डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, विनिवेश से प्राप्तियां। ये तो आपकी पूंजीगत है, ये तो आपकी पूंजीगत प्राप्ति है, गैर ऋणों की प्राप्ति है, ये गैर ऋणों से प्राप्ति, यानी कि विनिवेश किया आपने, आपकी प्रॉपर्टी कम हो गई, आपके एसेट चले गए। उसके अलावा आप लोगों ने कभी कर सकते हो। विनिवेश से इनकम कैसे होगी, एक बार या बार बार? विनिवेश का मतलब अपनी किसी संपत्ति को बेचना। आपने क्या किया, उसको बेच दिया, आपने अपना घर बेच दिया, घर बेचने से जो इनकम आएगी कैसे आएगी, एक बार। ऐसे थोड़ा कि बार बार आती रहेगी। तो ये एक बार की है, तो एक बार पूंजीगत प्राप्ति हो गई। फिर देखो आरबीआई और पीएसयू, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। मान लीजिए कि चाहे वो आपकी भेल है, चाहे वो रेलवे है, रेलवे से जो डिविडेंड आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो कैसे आएगा, बार बार आएगा, एक बार आएगा, बार बार आएगा। परंतु वो टैक्स है या फिर सिंपल है, वो टैक्स नहीं है हमारा, बार बार की इनकम है, वो टैक्स नहीं है। तो वो क्या हो गया, ये आप लोगों का गैर कर राजस्व इनकम हो गया, गैर कर राजस्व की प्राप्ति हो गई। तो 3 नंबर ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रॉफिट्स फ्रॉम आरबीआई एंड आपके पीएसयूज, ये आपका कैसी है इनकम, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। ऐसी इनकम जो बार बार हो परंतु आपका टैक्स ना हो। तो ये हमें सिंपल सा याद रखना है, गैर कर राजस्व, प्रॉफिट्स फ्रॉम आरबीआई एंड पीएसयूज। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट और लेखानुदान एक ही है। अंतरिम बजट और लेखानुदान जो है वो एक ही है, इंटरिम बजट एंड वोटन अकाउंट जो है वो एक ही है। तो देखो सबसे पहले तो ये बात है कि अंतरिम बजट और लेखानुदान जो है वो अलग अलग है भाई। मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था कि आपके चुनावी साल है हमारे पास में, ठीक है, चुनावी वर्षों में क्या आता है, अंतरिम बजट आता है, अंतरिम बजट आता है जिसमें आय और व्यय की बात होती है, आय और व्यय की बात होती है। ठीक है, इसी चुनावी वर्षों के अंदर भी और बजट के दौरान, बजट प्रक्रिया के दौरान प्लस चुनावी वर्षों के दौरान क्या आता है, लेखानुदान आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं भाई। इसमें केवल क्या होती है, व्यय की बात होती है। ठीक है, तो एक ही नहीं है भाई, ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है। सेकंड है अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों का विवरण होता है, सही बात है, जबकि लेखानुदान में केवल व्यय शामिल होता है, केवल व्यय शामिल होता है। तो बिल्कुल ये भी सही बात है, कारण आपका ठीक है, परंतु ए जो है वो गलत है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो आज का जो सेशन था, मैंने एक छोटा सा सेशन रखा था आप लोगों के लिए एक रिवीजन के रूप में, ताकि हम लोग एक छोटे से सेशन के अंदर कुछ रिवीजन कर पाए। आप लोगों की जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कभी भी। मैं आप लोगों के हर एक मैसेज का रिप्लाई करूंगा। आप लोगों को जो भी डाउट्स है, आपकी और क्वेरीज है, वो डेप्थ चाहते हैं तो मैं उसी डेप्थ में भी जाऊंगा। और आप लोग जो भी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर हमेशा जुड़ते हैं, जो शेयर करते हैं, उन सभी का धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और आपसे आशा यही है कि आप लगातार यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, आईएमए परिवार को सपोर्ट करते रहेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो आप लोगों के 2 एग्जाम आ रहे हैं, एक तो हमारा पीएसआई का जो री एग्जाम है, पीएसआई का री एग्जाम 2021 वालों के लिए, इसके लिए मैं एक मैराथन क्लास भी रखने वाला हूं आप लोगों की। ठीक है, उसी के साथ में एक जो हमारा आरएस प्रीलिम्स आ रहा है, आरएस प्री आ रहा है 2026 का, हम काफी कुछ इसमें अपडेट कर चलने वाले हैं इन टेस्ट के अंदर, इन नोट्स के अंदर और इस आपकी पूरी क्लास में। यहाँ से आप लोगों का इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होंगे और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग आपके सारे के सारे सही होने वाले, यहीं से रिपीट हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन। तो इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप भी जुड़े रहें। ठीक है, जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट तो पूछ सकते हैं। इसी क्लास के ऊपर जो कल की जो हमारी क्लास रहने वाली है, जो बच्चे अब मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, सारी सीरीज देख रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कल जो हमारी क्लास रहेगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। कल हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा एफआरबीएम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो हमारा है 2003 का। यहीं पे हम बात करेंगे आपके राजस्थान के लिए कि राजस्थान में ये एक्ट कब आता है, तो 2005 में आता है। अपडेट कब किया गया, तो 2012 में किया गया। क्या किया गया था इसमें, इसी के समय हम बात करेंगे आपकी एक फिस्कल कंसोलिडेशन की, फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करेंगे कि क्या है फिस्कल कंसोलिडेशन,
तो यहाँ से ही अभी पेपर बन रहे हैं हमारे। तो इन सभी के लिए मैंने एक अलग से क्लास का रखा हुआ है शेड्यूल, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो जुड़े रहें, बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए अच्छे अच्छे आपको क्लास कैसी लग रही है। तो आप मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं, मैं आपको मोटिवेट करता हूं, तो आप मुझे भी कर सकते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।